Hello everyone, welcome back to the chemistry series of DSSB TGT Natural Science। अभी इसमें हम कवर कर रहे थे अपनी यूनिट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें ऑलरेडी हम 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट 5 कवर करेंगे। तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज हम सबसे पहले कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ये एनर्जी रिलीज होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में। देखो, दो होते हैं, एक तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यानी उसे कैटायन बनाते हैं, तो जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, जिसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर कोई एटम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 और 7। तो अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2, 8 और 8। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा, डिपेंड करता है, वो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहीं कहीं आपको ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना मिलकर आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। और एक वर्ड क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इन शॉर्ट में इसे रिगार्ड कर लेती हूँ, इसको हम ले लेते हैं ऐसे EGE और इसको हम ले लेते हैं ऐसे EA, राइट। इतना याद रखना है, इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट साइन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये याद रखिए, चल ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं यहीं पर बता दूँ आगे वेरिएशन पढ़ने से पहले और कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ने से पहले, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आप ये याद रख लेना कि जिन कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाता है, मोर इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, जिनमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप खुद ही देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, यानी जितना ज़्यादा इजी होगा इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना, मोर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। और जिसमें जितना डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यानी अगर इसकी वाइस वर्सा की बात करूँ, नॉट ऐड इलेक्ट्रॉन इजीली, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ऐड नहीं करेंगे उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस होगी, यानी उतनी ज़्यादा क्या होगी? लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। क्लियर इतना? चलो आगे देखो, मैं वेरिएशन बता देती हूँ आपको, पर वेरिएशन से पहले एक चीज़ और याद रखो, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी डिपेंड करती है, जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, साइज पे, रेडियाई पे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे तो डिपेंड करेगी, बट जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो किस पे करती है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस किया है, तो उसमें मैंने क्या बताया था? 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ज़्यादा याद रखने, एक तो वो जो हाफ फिल्ड होते हैं और एक वो जो फुल फिल्ड होते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होते हैं उनमें ना तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ना ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, इसका मतलब इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो लेस आएगी, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये याद रखना है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब एक बार वेरिएशन बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बोला है कि अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट,
तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, देखो इसे मैं दोनों टर्म में बता देती हूँ और आपको दोनों टर्म में याद भी रखना है। पहला हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड की। तो अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड जाने का क्या मतलब होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करना। अलोंग द पीरियड गए, इसका मतलब हमने कैसे मूव कर लिया, लेफ्ट टू राइट। और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो सबसे पहले याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, ये चीज याद रखनी है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव, विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है, चलो, यानी अगर मैं यहाँ पर एक पीरियड कंसीडर कर लूँ, जो हम सेकेंड पीरियड कंसीडर करते हैं, यानी क्या आ गया, लिथियम, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, इसको अभी हटा रहे क्योंकि नोबल गैसेस का अलग केस है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी आपको याद रखना है कि अगर मैं जाऊँ तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड, सॉरी ये 13th हो गया, डी को यहाँ से हटाई, ये हो गया 14, ये हो गया 15 ग्रुप, ये हो गया 16 और ये क्या हो गया 17th। ठीक है, और पीरियड कौन सा हो गया, ये थर्ड, तो थर्ड पीरियड की सॉरी पीरियड कौन सा हो गया, ये सेकंड। अच्छा, यहाँ जो आएंगे लास्ट में, नोबल गैसेस हटा दिया, नोबल गैसेस 18 पर आता है, इसको अभी हटा दो। तो जो हमारे ये 17 आएगा, यानी पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और यहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन। तो ये जो 17th ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। तो जो हेलोजेंस होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है, तो जो हेलोजेंस होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, या फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दे हैव मोर नेगेटिव या हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ EGE, ये याद रखना है। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, यानी अगर मैं थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की, थर्ड पीरियड में किसकी होगी, क्लोरीन की, फोर्थ पीरियड में किसकी होगी, ब्रोमीन की, और लास्ट पीरियड में किसकी होगी, आयोडीन की। राइट, इतना याद रख के चलना है। तो ये तो बात हुई किसकी, अलोंग द पीरियड की। तो अलोंग द पीरियड में आपको याद रखना है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है, बट उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज जब होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो EGE विल बी मोर नेगेटिव एज वी मूव इन अ पीरियड। राइट, चलो, अब एक और वेरिएशन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या करती है, इंक्रीज, बट अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो वही क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब ये तो आपको पता ही है ना, रिवर्स होता है, अगर कोई चीज़ पीरियड में इंक्रीज करेगी तो ग्रुप वाइज क्या करेगी, डिक्रीज। अब इसमें हम ग्रुप का डिस्कशन कर लेते हैं और इसमें हम ये हैलोजन वाला पार्ट ही ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में क्या होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, फिर कौन सा आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटिन। राइट, अब इस पर लिखा है एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, अच्छा इसको भी हटा दो, ये रेडियो एक्टिव होते हैं तब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आएगा, फ्लोरीन। उससे ज़्यादा किसकी, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन। फिर कौन आएगा, उससे कम किसका होगा, क्लोरीन, क्लोरीन से कम किसका होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम किसका होगा, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम जाते हैं अलोंग द पीरियड ग्रुप में तो वहाँ जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। बट ये वाला ऑर्डर ऐसे नहीं होता है हेलोजेंस का, हेलोजेंस में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है थोड़ा सा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर आती है फ्लोरीन, फिर आती है ब्रोमीन और लास्ट में क्या आता है, आयोडीन। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न है वो हम अभी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखो क्या याद रखना है आपको, एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसको बता देती हूँ, वो आपको हेल्प करेगा क्योंकि ऐसे एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी कम है। देखो, एक तो आपको याद रखना है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के मेंबर में याद रखना एक तो फ्लोरीन और एक क्लोरीन। इससे पहले आएगा 16, तो 16 में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन और यहाँ क्या आएगा, सल्फर। फिर आएगा हमारा 15, तो 15 में क्या आएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस।
तो अभी मैंने क्या कहा, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है, बट यहाँ सब में याद रख लेना इसमें एक्सेप्शन होता है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है सल्फर से, और नाइट्रोजन की फास्फोरस की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऐसे। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलो, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब क्यों होती है उसका रीज़न देखो हैलोजन होते हैं हमारे कौन से, फ्लोरीन, फिर कौन सा आता है क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और क्या होता है आयोडीन, और ये होता है हमारा ग्रुप 17। आपको याद रखना है ये हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसका क्या होता है 2s2 2p5, याद रखना है। इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हैलोजेंस, ठीक है। चलो, और ये मैं बता चुकी हूँ इसको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, वो आप देख लेना, वो मैंने सेकंड वीडियो जो कराई है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की सेकंड पार्ट, उसमें करवाया हुआ है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s2 3p5, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2 4p5, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 5s2 5p5, राइट। चलो, इस हिसाब से जो ग्रुप 17 है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा ns2 np5, यानी जो हमारा ns है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है इस तरीके से, और जो हमारा p है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, राइट। चलो, 1 2 3, यहाँ पर है 4, और यहाँ पर क्या है 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, मोर इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना जितना ज़्यादा आसान होगा वहाँ से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर इज द एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ये ज़्यादा यानी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इसका मतलब हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ Eg, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो, एक तो मेरे पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ही है, और एक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन होता है हमारे पास 2s2 2p4, तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 2s2 2p4, तो देखो ध्यान से, पी में कितने होंगे यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ क्या जगह 4। अब अगर मैं दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भी ऐड करा रही हूँ और एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भी ऐड करा रही हूँ, तो आप खुद ही देखो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा इजी है ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये जो है P से ये क्या बन जाएगा P6, और P6 हमारा क्या होता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और हर कोई स्टेबल चाहता है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ये स्टेबल हो जाएगा। बट इसमें जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तभी भी इसके पास एक की कमी और रहेगी। तो अगर मैं दोनों में बात करूँ तो किस में जल्दी ऐड करना आसान है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो किस में ज़्यादा ईजी है, हैलोजेंस में, है ना, क्योंकि वह जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा स्टेबल। इसीलिए जो हैलोजेंस होते हैं उनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, या हम ये कह सकते हैं दे हैव हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ Eg, ठीक है। तो उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, ये आपको याद रखना है। समझ आ गया होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। इसको सही कराती हूँ अभी, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेता है। देखो पहले तो इसको सही कर लो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा फ्लोरीन। अब इसका क्या मीनिंग है ये देखो, अभी हमने बात की थी कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है, उस हिसाब से क्लोरीन की कम होनी चाहिए, यानी जो हम वेरिएशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्लोरीन की कम और फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की, और फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर आगे तो यही वेरिएशन चलेगा, मतलब इसके बाद कौन आएगा Br, और उसके बाद कौन आएगा I, ऐसा सिर्फ इन्हीं दोनों में होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है उसके लिए देखो, उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ही देखना है, ठीक है।
तो देखो एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों का, एक क्लोरीन का भी और फ्लोरीन का भी। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लिखूँ तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p 5। और अगर मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो क्या है यहाँ पर 3s2 3p 5। ठीक है, अब देखो सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस, तो यहाँ फर्स्ट शेल तो हमारी कंप्लीटली फिल्ड हो गई, ये मान लो n=1। और यहाँ पे जो हमारी शेल है वो कौन सी है, n=2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे, 2 यहाँ और 5 यहाँ, तो कितने हो गए टोटल 7। 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ 7। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ है ये न्यूक्लियस, ये हमारी हो गई फर्स्ट शेल n=1, ये कंप्लीटली फिल्ड, इसमें हमारी 2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, n=2 ये भी फिल्ड हो गई। अब हमारी आ रही है थर्ड शेल n=3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करेंगे तो 5 और 2 7, तो 7 फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड कराना है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड कराना है। दोनों में से जिसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अब जो है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में जल्दी ऐड नहीं होता है, रीज़न क्या है उसका, देखो ये जो 2 शेल होती है सब शेल, ये बहुत ही छोटी सब शेल होती है ना, कॉम्पैक्ट साइज छोटा हो गया इसका, कॉम्पैक्ट हो गया, स्मॉल इन साइज, ये छोटी होती है। अब जैसे ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और इनमें ये स्पेस नहीं है, तो जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आएगा ये बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, और ये रिपल्शन फील करेगा तो फिर ये एडअप ही नहीं हो पाएगा। ये इतना ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है यहाँ पर कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता, जिसके कारण ये इजीली यहाँ पर ऐड नहीं हो पाता। बट अगर हम 3 सब शेल की बात करें तो ये थोड़ी सी लार्ज साइज़ की होती है, 2 और 3 में 3 वाली हमारी क्या होगी, लार्ज साइज़ की। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ रिपल्शन तो होगा पर वो न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन फील करेगा, जिसके कारण वो जल्दी ऐड हो जाता है। तो क्लोरीन में जल्दी ऐड होता है क्योंकि थर्ड सब शेल हमारी बड़ी होती है और सेकंड सब शेल छोटी होती है। अब आप सोचोगे ऐसे तो 4 और भी बड़ी होती है, तो उसमें और जल्दी ऐड हो जाना चाहिए, 5 और भी बड़ी होती है। पर अगर हम 5 तक जाएंगे, देखो ये 1 हो गई, 2 3 4 5, तो 5 में ये ऐड तो हो जाएगा, पर जब हम ऐड करेंगे तो इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अंदर वाले शील्ड बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए 5th और 4th में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है। तो आपको 2 और 3 का याद रखना है कि थर्ड सब शेल में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड सब शेल, क्योंकि सेकंड सब शेल बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जिसके कारण वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन होता है, जिसके कारण वहाँ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये वाली चीज़ याद रखनी है कि थर्ड और सेकेंड सब शेल में किस में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, थर्ड वाली में जल्दी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, हेलोजन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, किस किस के लिए याद रखना है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये किस किस के लिए याद रखना है, एक तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन में थर्ड सब शेल होती है। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें भी थर्ड सब शेल होती है, इसमें भी थर्ड होती है, और इसमें भी कौन सी सब शेल होती है, थर्ड। हमारी जो नाइट्रोजन है उसमें कौन सी सब शेल होती है, सेकंड। ऑक्सीजन में भी कौन सी होती है, सेकंड। और फ्लोरीन में भी कौन सी सब शेल होती है, सेकंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेकंड से ज़्यादा इजी होता है थर्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, राइट। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। आई होप समझ आया होगा, और समझ नहीं भी आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा इसको कवर करा दूंगी। बट फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो याद ही रख लेना कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्लियर, चलो नेक्स्ट एक बार थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जिसमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी क्या होती है, नेगेटिव। पर जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी, देखो इतना तो आपको यह पता चल गया ना कि मोर इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी उतनी ज़्यादा क्या होगी, नेगेटिव। और लेस इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हुआ, नॉट इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, या तो होगी वो लेस नेगेटिव या फिर क्या होगी वो पॉजिटिव। ठीक है,
अब देखो नोबल गैसेस होता है हमारा ग्रुप 18, जो कौन से होते हैं हमारे, हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, राइट। चलो अब इनका अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या होगा, NS2 NP6 फुलफिल्ड होते हैं। अब यहाँ P को देखना है आपको, अगर मैं यहाँ P को देखूँ 1 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ तो जो हमारा ये है P, ये तो फुलफिल्ड हो गया ना। अब ये जो P सब शेल है ये क्या होती है, फुलफिल्ड। अब अगर ये फुलफिल्ड हो गई तो ये क्या हो गई, स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हो गई फिर ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेगी, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब ये ऐड ही क्यों करेंगे, और अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती ऐड कराना चाहते हो, तो जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 2s2 2p6। अब ये P तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया 2, अब फिर भी अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहते हो तो वो P में तो जाएगा नहीं, अगली शेल में जाएगा, और अगली शेल कौन सी हो जाएगी, थर्ड, जिसके लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो कौन सी फॉर्म में होती है, पॉजिटिव। इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, क्लियर। चलो तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा याद रखना किसकी नेगेटिव होती है किसकी पॉजिटिव होती है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रख के चलना है, राइट। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एटम्स इन द बॉन्डेड स्टेट, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट। दो एटम जो आपस में लिंक्ड है, जैसे मान लो HCl है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्डेड स्टेट में होगी, अलोन प्रॉपर्टी नहीं होती है। अलोन प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड स्टेट में होती है। तो इसमें क्या होता है, एक एटम की या एक एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिससे वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहाँ H और Cl के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड में आपको पता है हर बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा उस एटम की तरफ होते हैं जिसके पास ज़्यादा पावर है। जो क्लोरीन है वो हमेशा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा तो ये ऐसे टूटेगा कि जो क्लोरीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, जिसके कारण H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ चले गए। तो जो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, शेयर्ड पेयर्ड, दोनों शेयर थे, इसमें एक हाइड्रोजन का भी था एक क्लोरीन का भी, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये हमेशा बॉन्डेड स्टेट में होता है। जैसे मान लो अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे तो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसा कोई बॉन्ड है जिसमें H और O है, यानी एक है मेरे पास ऑक्सीजन और एक मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो भी जो हमारा अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में दिखाऊं तो ऐसे आएगा। तो भी जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, H नेगेटिव, और O पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ लिखा है ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बॉन्डेड स्टेट की होती है। मीन्स अगर मान लो ऐसा कुछ है O और F है, तो O और F में यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अगर इस केस में मैं बॉन्ड को तोड़ूंगी तो बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा या क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, तो डिपेंड करता है वो किसके साथ अटैच है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा किस में होती है, बॉन्डेड स्टेट में होती है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिलहाल तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, और डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास प्रॉपर्टी है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। चलो इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव अलोंग अ पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो देखो अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो सेकेंड पीरियड होता है हमारा लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है।
नियॉन को हटा रहे हैं ना यहाँ से, वो नोबल गैसेस होते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करूँ तो जैसे फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और लास्ट में क्या आता है, आयोडीन। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो भी किसकी है, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की और सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। ये चीज़ आपको याद रख के चलिए, राइट। इतना आपको समझ आया होगे। अच्छा, एक ना आप ना कुछ वैल्यूज़ याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। अगर आप कुछ वैल्यूज़ याद रख ले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो नहीं भी रखोगे तो इतना मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ याद रख लेना, है ना। टीजीटी में इतना तो नहीं आना चाहिए पर फिर भी देख लो। एक तो आपको याद रखना है, ये टेबल तो सबको याद है, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर क्या आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर क्या आता है फ्लोरीन। इसके नीचे अगर मैं लिखूँ तो फिर यहाँ क्या आता है, सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और यहाँ क्या आता है, क्लोरीन। तो आप ना इनकी तो याद रख लेना। जैसे आप फ्लोरीन की याद रखना, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है जो अराउंड होती है 4.0 की। अब बाकी सबके लिए क्या करना, 0.5 कम कर देना, मतलब यहाँ पे कितना का 3.5, इसमें कम करोगे तो आ जाएगा 3.0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 2.0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1.5 और यहाँ कितना हो जाएगा 1.0। तो एक तो ऐसे याद रख लेना, है ना। इसकी याद रखना, इसकी सबसे ज़्यादा होती है 4.0 और बाकी सब में 0.5 कम करना है। उसके बाद आ जाओ, हाइड्रोजन की होती है 2.1, सोडियम की होती है 0.9 और अब आपको इस सीरीज़ में 0.3 इंक्रीज करना है। 0.3 इसमें ऐड करूँगी तो 1.2, इसमें ऐड करूँगी तो 1.5, यहाँ पर ऐड करूँगी तो जगह 1.8, इसमें ऐड करूँगी तो जगह 2.1। उसके अलावा आपको इसकी याद रखनी है, ये होती है 2.5 और इसकी होती है 3.0। तो ये वैल्यूज़ याद रख लो, एक ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है और एक बाकी के लिए तो 0.5 इधर कम करना था और इधर कितना ऐड करना था, 0.3। स्पेसिफिकली इसकी याद रखना कितनी होती है, 4.0, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। वैसे तो अगर कोई भी एलिमेंट है जो एक बॉन्डेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। पर आपको फिर भी याद रखना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन और उसके बाद कौन होता है, नाइट्रोजन। इनको याद रखना और इसको आप ऐसे याद रखना, फोन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, फोन, फोन से याद रख लेना, फोन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर कौन होता है, ऑक्सीजन और लास्ट में कौन आता है, नाइट्रोजन। तो एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन और एक होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने बात किया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो यही है, फोन, FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया इन्हें। तो हाइड्रोजन और फोन के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी याद रखना है आपको। तो हाइड्रोजन और फोन के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और फोन के बीच बॉन्डिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बॉन्डिंग है या तो किसके बीच होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, F, या क्या होगा H और O, या क्या होगा H और N। यानी कि अगर आपको कहीं पे दिखे H और F तो वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H और O तो कौन सी होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H और N है तो क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। वैसे हम सिलेबस पूरा कर लें फिर मैं आपको डिस्कशन में बता दूंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अलग से टॉपिक तो नहीं दिया है पर आप इसको याद रखना कि हाइड्रोजन और फोन के बीच जो बॉन्डिंग होगी उससे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। चलो, तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रेंड्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अब पोजीशन हमें हाइड्रोजन की करनी है पीरियोडिक टेबल में, बट उससे पहले मैं आपको ना बता देती हूँ, थोड़ा सा आप याद रखना। देखो, सबसे पहले हमने क्या था, रेडियाई, और उसी को हमने क्या कहा था, साइज, ठीक है। रेडियाई कह लो या उसे क्या बोलो, साइज। तो आपको ना थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया और ये क्या कर गई, डिक्रीज। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा आता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब अगर हम ग्रुप की बात करें तो जो हमारा साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज,
और जेड इफेक्टिव क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, तो एक हो गया ये। फिर उसके बाद आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं या आयनाइजेशन एनर्जी कह लो उसको, तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज, और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। फिर उसके बाद की थी बात हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ईए। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यानी ईए की, तो वो क्या करती है, इंक्रीज। यानी अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही तो ये क्या करेगी, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप जा रही तो ये क्या करेगी, डिक्रीज। इसमें मैं एक्सेप्शनल केसेस नहीं ले रही हूँ, जनरल केस ले रही हूँ। लास्ट किया था हमने, फोर्थ हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या करती है, इंक्रीज, और इधर क्या करती है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो बाकी सब तो फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं ना, यहाँ देखो, और यहाँ सारे फैक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, बट एक साइज ही है। इसका मतलब जो रेडियाई होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, जेड इफेक्टिव के, किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, और किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। ये चीज़ आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, इसका मतलब बस इतना याद रख लेना, अगर कहीं पर साइज इंक्रीज है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। रेडियाई इंक्रीज करेगा तो ये सब डिक्रीज कर जाएंगे, और रेडियाई डिक्रीज करेगा तो ये सब क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। तो ये था वेरिएशन ट्रेंड जो मैंने करवा दिया। आई होप समझ आया होगा। एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने बता दिए थे, एक्सेप्शनल केसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक रह गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। इसे हम कर लेते हैं एक बार। तो जो हमारी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी एनोमेलियस है। देखो, जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसीलिए उसको एस ब्लॉक में रखा गया, यानी अल्कली मेटल्स के साथ, बट उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैलोजन्स के साथ भी मैच करती हैं। तो हैलोजन होता है हमारा ग्रुप 17 और ये होता है हमारा ग्रुप 1। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हाइड्रोजन की ग्रुप 1 से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो हाइड्रोजन से मैच करती है, और हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी है जो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करती। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है उसको एक अलग से पोजीशन दी गई है, इसीलिए हाइड्रोजन की यूनिक पोजीशन है। यहाँ पर फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के साथ मैच करती है और हैलोजन्स यानी ग्रुप 17 के साथ मैच करती हैं। तो अगर मैं ग्रुप 1 में बात करूं तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सबके लास्ट में एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्रुप 1 का, NS1। और हाइड्रोजन का भी क्या है, 1s1, यानी इसमें भी एस में 1 और इसमें भी एस में 1। तो ये तो एल्कली मेटल से मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ हैलोजन्स की बात करूँ तो हैलोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP5। इनमें क्या होता है, बस ये नोबल गैसेस से एक कॉन्फ़िगरेशन दूर होते हैं, यानी जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, NP6, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे, नोबल गैसेस का। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो ये 1s2 हो जाएगा, और 1s2 होते ही किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, हीलियम का। और हीलियम भी क्या होती है, एक नोबल गैस। इसका मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रॉपर्टी होती है वो इसकी हैलोजन से भी मैच करती है और इसकी एल्कली मेटल से भी मैच करती है। फिर एल्कली मेटल्स देखो, एल्कली मेटल्स जो होते हैं ना वो हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के क्या होते हैं, इनके लास्ट में एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, है ना, हम सोडियम ले लेते हैं। तो जो हमारा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सोडियम होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है, ये आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूँ तो ये इन्हें पॉजिटिव बन जाएगा, और इन्हें पॉजिटिव होते ही क्या बन जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसीलिए जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे कैरेक्टर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हमारा हाइड्रोजन भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन को देखूँ तो हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पर 1s1, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से इजी है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा, तब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। उस केस में इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से इसका भी ये कैसा कैरेक्टर आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट अगर मैं हैलोजेंस की बात करूँ तो हैलोजेंस का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Np5। जैसे ही इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगी तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे, Np6 का। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है तो ये कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर आ जाता है ना। जैसे मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। जैसे इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। अब F नेगेटिव बन गया तो कैसा कैरेक्टर आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन में भी ऐसा ही है। अगर हाइड्रोजन में मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दूं तो क्या बन जाएगा, H नेगेटिव। तो कौन से कैरेक्टर को शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी शो कर सकता है एल्कली मेटल्स की तरह, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी शो कर सकता है हैलोजेंस की तरह। ठीक है, फिर एक और चीज़ देखो, एल्कली मेटल्स के साथ कैसे मैच करता है। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा, -1। ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, इनका ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगा, अच्छा है, इसका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सिमिलरली हाइड्रोजन भी, अभी मैंने पीछे शो किया था, हाइड्रोजन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो वो +1 भी शो कर सकता है और -1 भी, वो इलेक्ट्रॉन को ली भी सकता है और दे भी सकता है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी उसके एल्कली मेटल्स के साथ मैच करेगी और हैलोजेंस के साथ भी मैच करेगी, राइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्कली मेटल का हैलाइड है, एल्कली मेटल और हैलोजन अगर मिल जाएंगे तो हैलाइड बन जाएगा, जैसे NaCl। ठीक है, तो मेरे पास एक हैलाइड बन गया, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं इसका मोल्टन स्टेट लूँ और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराऊँ, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराऊँ तो Na और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये पता ही है हमारे पास दो रॉड होती है, एक एनोड और कैथोड। तो जो हमें Na मिलती है, अगर मैं बात करूं हमेशा ही, तो इस केस में अगर मैं NaCl देखूं तो जो Na है वो मुझे हमेशा किस पे मिलेगा, Na मिलेगा मुझे कैथोड पे, और जो Cl है वो मुझे किस पे मिलेगी, एनोड पे। ठीक है, चलो अब अगर मैं हाइड्रोजन का कोई हैलाइड ले लूँ, ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझना। अगर मैं हाइड्रोजन का कोई हैलाइड ले लेती हूँ, जैसे HCl, और HCl की अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराती हूँ, तो अगर मैं HCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराती हूँ तो ये भी टूट जाएगा। और ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो इससे मुझे क्या होगा, एक तो H पॉजिटिव से ऐसे ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, फिर मुझे Na पॉजिटिव से Na और Cl नेगेटिव से Cl मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर H पॉजिटिव से मुझे H2 और Cl नेगेटिव से मुझे क्या मिल जाएगी, Cl2। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जिसमें मुझे जो H2 है वो किस पे मिलेगी, कैथोड पे, और ये किस पे मिलेगी, एनोड पे। अगर आपको ये नहीं पता ना कौन कैथोड पे मिलेगा और कौन एनोड पे, तो आप ऐसे कर लेना, जो भी आपको दिया हो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ लो। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो आपको कैथोड पे मिलेगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो आपको एनोड पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए तो आपको कैथोड पे, और इस पर नेगेटिव चार्ज आए तो ये एनोड पे। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेती हूँ। अगर मैं कंसीडर करूँ NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊँ, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराऊँ और आपसे पूछूँ कि मुझे कौन सा एनोड पे मिलेगा और कौन सा कैथोड पे, तो ध्यान से देखो, ये हो गया Na लिक्विड और ये क्या हो गया, H2। अब अगर मैं आपको ये पूछूं, सॉलिड में मिलेगा, ये गैस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछूं कि इसमें से कौन सा एनोड पे मिलेगा, कौन सा कैथोड पे, तो कैसे पता करोगे, इसको तोड़ लो। Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में, पॉजिटिव किसके ऊपर है, Na के ऊपर, इसका मतलब Na किस पे मिलेगी, कैथोड पे, और हाइड्रोजन किस पे मिलेगी, एनोड पे। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, हाइड्रोजन मुझे एनोड पे भी मिल रही है और हाइड्रोजन मुझे कैथोड पे भी मिल रही है, बट एल्कली मेटल मुझे यहाँ भी कैथोड पर मिली और यहाँ भी किस पे मिली, कैथोड पे। इसका मतलब हाइड्रोजन हमें एल्कली मेटल्स की तरह कैथोड पे मिल सकती है, तो हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिल सकती है। पर यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो जो Cl है वो मुझे किस पे मिली, एनोड पे, और यहाँ पे भी Cl है वो किस पे मिली, एनोड पे। इसका मतलब हैलोजेंस हमेशा मुझे किस पे मिलते हैं, एनोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और जो एल्कली मेटल्स हैं वो मुझे किस पे मिलते हैं, कैथोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस।
बट जो हाइड्रोजन है वो मुझे कैथोड पे भी मिल सकती है, यानी वो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी शो कर सकती है, और वो मुझे एनोड पे भी मिल सकती है, इसका मतलब वो हैलोजेंस की प्रॉपर्टी शो कर सकती है। तो ऐसे जो हाइड्रोजन है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी, इसीलिए हाइड्रोजन को पोजीशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने रिजेम्बलेंस की बात की, जो वो प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से भी मैच करती है और हैलोजन से भी मैच करती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस कर लेते हैं जो ना इसकी अल्कली मेटल से मैच करती है और ना ही हाइड्रोजन से। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, और डिफरेंस हम किसका कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। किसके रिस्पेक्ट में, अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में। अल्कली मेटल्स होता है ग्रुप 1 और हैलोजेंस होता है ग्रुप 2, ठीक है। अब हमने ये देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी शो करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, पर जो हाइड्रोजन है ना तो वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जितने अल्कली मेटल्स होते हैं, और ना ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जितने हैलोजेंस होते हैं। फिर जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे Na2O। तो Na2O जनरली कैसे नेचर का होता है, बेसिक, क्योंकि जैसे ही इसे हमें वेट में, इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें बेस देगा, इसीलिए कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। सिमिलरली जो हैलोजेंस होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो हैलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स के बेसिक नेचर के होते हैं। पर अगर हम ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन की बात करें जैसे H2O, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर हाइड्रोजन पर तो नहीं होता। जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन अगर मैं बनाऊं तो ऐसे आएगा, तो हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ चला जाएगा। बट अगर मैं फ्लोरीन का बनाऊं तो फ्लोरीन का ऐसे आएगा, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, है ना, क्योंकि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर तो लॉन पेयर बच रहा है फ्लोरीन के ऊपर, बट हाइड्रोजन के ऊपर तो कोई लॉन पेयर नहीं बच रहा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी डिफरेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर लिखा है जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, आर लो बॉइलिंग कोवलेंट कंपाउंड। एक तो ये कोवलेंट होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। पर अगर हम एल्कली मेटल हैलाइड की बात करें, LiF, NaCl, KBr, CSI, ये होते हैं हमारे हाई मेल्टिंग सॉइल। एक तो ये आयनिक होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी डिफर हो गई। अब जो हमारा साइज़ की बात करें, H पॉजिटिव का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। H पॉजिटिव तो हो ही गया प्रोटॉन, तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है अल्कली मेटल से। और H नेगेटिव, यहाँ पे H नेगेटिव आएगा, और H नेगेटिव का साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है हैलाइड आयन से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन की ना हैलोजन से मैच करती हैं और ना अल्कली मेटल से। इसीलिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन वो एनोमेलियस है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसे यूनिक पोजीशन दी गई है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। मैंने सारे टॉपिक करवा दिए हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ एनफ नहीं है, कोई टॉपिक रह गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे कवर करवा दूंगी। और अब हम नई सीरीज से इसकी प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो आप इन वीडियोज़ को कवर कर लेना, पहले ये सारा देख लेना, फिर हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको करवाना हो, या आपको ये चाहते हो मैं ये टॉपिक पहले कवर करूँ, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।